वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ाखेड़ा लाठर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के ई लर्निंग एजुसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहां शुरुआत करते हैं। आर्थिक लागत है, ऑप्शंस हमारे पास हैं। क्या यह सामाजिक लागत है? दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट लागत है, जिसे हम लेखांकन लागत भी कहते हैं। सी ऑप्शन है निहित लागत, जिसे हम अस्पष्ट या सन्निहित लागत भी कहते हैं। और डी ऑप्शन है स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत। तो सामाजिक लागत है, उसको हम वैल्यूएशन नहीं कर पाते अपने अकाउंट्स फॉर्म में। जब आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लेते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, तो वहां पर हम जो है सामाजिक लागत को नहीं शामिल करते हैं। स्पष्ट लागत वो है जो हम किराए पे लेके आए हैं या फिर हमने कहीं बाहर से साधन खरीदे हैं, जैसे श्रमिक को हम खरीदते हैं, एक उद्यमी श्रमिक को लेता है, तो वह जो है वो स्पष्ट लागत है। निहित लागत जो है फर्म के जो स्वयं के साधन होते हैं उनका प्रयोग करने के बदले जो कीमत चुकाई जाएगी वो निहित लागत है। तो आर्थिक लागत क्या है? इन सब में जो आंसर आपका बनता है डी, यानी स्पष्ट लागत और निहित लागत का जोड़ जो है वो आर्थिक लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत में क्या शामिल होता है? क्या औसत लागत में सामान्य लाभ शामिल होता है, जो ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन है असामान्य लाभ होता है, या हानि होती है, सी ऑप्शन। या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए औसत लागत में क्या शामिल होता है। आपको पता है कि जब हम इस तरीके से एआर और एमआर लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, और एमसी एमआर को नीचे से काटती है, तो संतुलन जो है ई बिंदु पर होता है। यहां पर इस ई बिंदु पर अगर औसत लागत इतनी ही हो, ये एसी, तो हमारे पास जो है ई से लेकर क्यू तक जो है औसत लागत हो जाती है, ई क्यू। और एआर भी जो है ई क्यू ही है। तो ई क्यू दोनों इक्वल हैं। तो जब हम कहते हैं कि यहां पर ना लाभ है ना हानि है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है सामान्य लाभ। ठीक है, तो सामान्य लाभ जो है औसत लागत में शामिल होता है। क्लियर? तो इसका आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन का, औसत लागत में क्या शामिल है, तो औसत लागत में क्या शामिल है? सामान्य लाभ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वक्र यू आकार की होती हैं इनमें से एक को छोड़कर। अब आप देखें एबीसी दे रखी है, तो एबीसी क्या है? यू आकार की होती है, आपको पता है। एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि औसत कुल लागत, इसे हम औसत लागत भी कह देते हैं, एसी भी लिख सकते हैं, या हम इसे एटीसी भी लिख सकते हैं। तो ये भी यू आकार की हो गई। एमसी जो है वो देखिए जो है वो भी यू आकार की हो गई। अब बारी आती है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या है? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये हमेशा ही एक्स एक्सिस की तरफ जाती है, औसत स्थिर लागत हमेशा गिरती है। सो सभी वक्र यू आकार की होती है इनमें से एक छोड़कर। तो देखिए कौन सा छूटा? एएफसी छूटा। तो इसका आंसर जो है हमारा डी है, एएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जो है एमसी जो है एबीसी को काटती है, तब एबीसी क्या होती है? देखिए एमसी जब एबीसी को काटता है तब एबीसी क्या है? क्या एबीसी अधिकतम है? बी ऑप्शन क्या एबीसी न्यूनतम है? सी ऑप्शन एबीसी न्यूनतम है और एमसी और एबीसी एक दूसरे के बराबर हैं। डी ऑप्शन एबीसी बढ़ता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ का यूज करते हैं। देखिए ये एबीसी है, एबीसी। एमसी जब एबीसी को काटता है, एमसी एबीसी को ये काट रहा है, यहां पे सपोज करो ये ए पॉइंट पे काट रहा है, तब एबीसी क्या है? देखिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। एबीसी अधिकतम है। क्या एबीसी अधिकतम है? एबीसी तो कभी भी अधिकतम नहीं होती, वो तो यू आकार की है, वो न्यूनतम हो सकती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला बी ऑप्शन है एबीसी न्यूनतम है। देखिए यहां पर एबीसी न्यूनतम है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। सी एबीसी न्यूनतम है और एमसी इज इक्वल टू एबीसी। तो यहां देखिए एबीसी न्यूनतम है और दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। यहां पर जो है एमसी इज इक्वल टू एबीसी भी है, तो हमारा सी ऑप्शन
करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, एबीसी बढ़ता है। यहां पर जब एमसी काट रहा है तो यहां पर ये रुका हुआ है, ये बढ़ता नहीं है। जब एमसी बढ़ रहा है, इसके मिनिमम में से जाता है और एबीसी जो न्यूनतम हो गया उसके बाद बढ़ता है। देखिए, और हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, एमसी जब एबीसी को काटता है, तो यानी काटने वाला पोर्शन देखना है हमने, तो एबीसी बढ़ता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, बी और सी ऑप्शन में देखें आप, तो सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एबीसी न्यूनतम है, ठीक बात है, लेकिन सी ऑप्शन में देखें एमसी और एबीसी दोनों बराबर हैं, तो इसमें बी और सी में से भी ज्यादा बेहतर जो है आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत लागत इनमें से किससे नजदीकी रूप से संबंधित है? सीमांत लागत आपको पता है क्या होती है? एक इकाई और उत्पादन करने से, अतिरिक्त उत्पादन करने से कुल लागत में या कुल परिवर्तनशील लागत में जो बदलाव आया उसे हम कहते हैं सीमांत लागत। तो इनमें से किससे उसका नजदीकी संबंध है? देखते हैं, क्या वो मौद्रिक लागत से उसका संबंध है? बी ऑप्शन, क्या वो स्थिर लागत से उसका संबंध है? या सी ऑप्शन परिवर्तनशील लागत से है? या डी ऑप्शन अवसर लागत से? देखिए, एमसी जो है वो टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन होता है, या एमसी इज इक्वल टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस वन होता है। तो देखिए, जो एमसी जो है वो बदलाव को दिखाता है, और बदलाव यानी कि परिवर्तन, तो कौन सी लागत से इसका कनेक्शन हुआ? परिवर्तनशील लागत से इसका कनेक्शन हुआ। तो हमारा जो आंसर बनता है कि सीमांत लागत इनमें से किससे नजदीकी संबंध रखती है, तो हम कहेंगे परिवर्तनशील लागत से इसका नजदीकी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ किसका हिस्सा है? तो सामान्य लाभ जो है क्या होता है, पहले ये देखिए। सामान्य लाभ वो लाभ है जो किसी भी व्यवसायी को, किसी भी उद्यमी को व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर उसे ये लाभ नहीं होगा तो वो ये बिजनेस करेगा ही क्यों? वो किसी और के यहाँ काम ना कर लेगा। तो ऐसी न्यूनतम आय जो उसका चूल्हा चौका यानी कि घर चलाने के लिए मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतने तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो वो किस लागत का हिस्सा है? देखते हैं, स्पष्ट लागत इसका हिस्सा है, सामाजिक लागत इसका हिस्सा है, या स्थिर लागत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, स्पष्ट लागत जो हमने पेमेंट की है, एक फर्म जब अपने साधन खरीदती है तो उनको जो पेमेंट करती है वो हो गया। सामाजिक लागत जब उत्पादन हो रहा है, समाज को जो नुकसान होता है जैसे पोल्यूशन वगैरह है, वो लागत हो गई सामाजिक लागत। क्या वो सामान्य लाभ इसका हिस्सा है? स्थिर लागत, स्थिर लागत जो है जिसका उत्पादन से बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे सामान्य लाभ जो है वो स्थिर लागत का हिस्सा है। बिजनेसमैन जो करते हैं, जो उद्यमी हैं, जो फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं? स्थिर लागत का सामान्य लाभ को हिस्सा बना लेती हैं, तब वो कुल लागत के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कहते हैं सामान्य लाभ, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था, ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो वो सामान्य लाभ है। तो एसी के अंदर भी जो है वो आपका एएफसी प्लस एबीसी का कॉम्बिनेशन होता है एसी। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर उसे डाल लेते हैं, तो हमारा जो है वो सामान्य लाभ जो है स्थिर लागत का हिस्सा है। टीवीसी उल्टा एस है, किस वजह से होता है? टीवीसी उल्टा एस है, ये टीवीसी उल्टा एस है, क्यों है? क्या वह घटते प्रतिफल के कारण है? क्या वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन के कारण है? क्या वह बढ़ते प्रतिफल का नियम है? या डी ऑप्शन घटते बढ़ते अनुपात का नियम है? देखिए, यहां क्या हो रहा है, टीवीसी पहले घटती दर से बढ़ रहा है, फिर टीवीसी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो टीवीसी जो घटती दर से बढ़ रहा है तो वो बढ़ते प्रतिफल के कारण होता है, और बाद में जो टीवीसी बढ़ता है वो घटते प्रतिफल के कारण होता है। तो वो जो दोनों हैं, बढ़ते प्रतिफल और घटते प्रतिफल, किसका हिस्सा है? घटते बढ़ते अनुपात के नियम का। सो टीवीसी का उल्टा होना, उल्टा एस होना, वो क्या है? घटते बढ़ते अनुपात के नियम के कारण है। सो डी ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, लंब रूप अंतर जो है एटीसी और एबीसी के बीच जो है वो किस वजह से होता है? घटते बढ़ते अनुपात के नियम के कारण, पहला ऑप्शन ए, क्या ये आंसर होगा? बी, घटते प्रतिफल के नियम के कारण होगा, या सी, कुल लागत के कारण, या एएफसी के घटने के कारण? तो देखिए क्या है, हम ग्राफ से देखते हैं इसे।
देखिए एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट या औसत लागत ये यू आकार की है। अगला जो है एबीसी वो भी यू आकार की है। एएफसी ये हो गया। तो देखिए क्या है, एटीसी जो है एवरेज टोटल कॉस्ट वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो अगर हम इसको प्लस कर दें इन दोनों को, एएफसी को और एबीसी को, तो देखिए ये ऊपर चला जाता है। तो हम कहेंगे जो लंब रूप है यानी कि वर्टिकल इस तरीके से जो एडिशन है वो किस जो है एबीसी के बीच का जो अंतर है, ये जो पोर्शन आपको नजर आता है सारा का सारा इन दोनों के बीच का, वो क्या है, वो यही तो है एएफसी। तो एएफसी क्या है, ऐसे घटता रहता है। तो एएफसी का जो घटना है वही इन दोनों के बीच की दूरी, ये देखिए पहले यहां ज्यादा है और यहां पर राइट साइड में देखेंगे तो ये दूरी कम है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एएफसी है। तो एएफसी के घटने के कारण ही जो है इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। सो इसका आंसर क्या हुआ, डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफसी डैश है। एएफसी क्या है, कभी शून्य नहीं होता। बी ऑप्शन ओ एक्स को कभी भी नहीं छूता। सी या आयताकार हाइपरबोला है। डी उपरोक्त सभी। देखिए हम इसको भी ग्राफ से ही देख लेते हैं। देखिए कभी शून्य नहीं होता, ये देखिए यहां पर ये हमेशा ही जो है एएफसी ऐसा लगेगा ओ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे जाता जाएगा, लेकिन ये कभी भी इसको नहीं छुएगा, बिल्कुल भी नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा, क्योंकि टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे तो एएफसी आता है। सपोज अगर हमारा टीएफसी 10 है तो 10 को अगर 1 लाख से भी डिवाइड कर दें, 1 करोड़ से भी डिवाइड कर दें, तो भी हमारा आंसर 0.000 ऐसे लास्ट में 1 या जो भी आएगा, लेकिन 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो ये एक तो कभी भी नहीं छुएगा, सही बात है। OX को नहीं छुएगा क्योंकि OX को छू गया तो 0 हो जाएगा, तो 0 कभी भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी सही बात है। अगला है आयताकार हाइपरबोला। देखिए क्या है, सपोज क्यू क्वांटिटी हम लेते हैं, तो यहां पर ये देखिए क्यू क्वांटिटी ले ली तो ये एक रेक्टेंगल हमारे सामने आता है। और अगर Q1 हम क्वांटिटी लें तो ये एक स्क्वायर टाइप से हमारे पास आता है ये। तो इस स्क्वायर का एरिया ए बी Q1 और O, ये एरिया पी एन, दैट मींस O P N और Q इक्वल हो गया इन दोनों का एरिया O A B और Q1 के। सो ये जो दोनों, ये आयत और ये ये वर्ग और ये आयत, इन दोनों का जो एरिया है वो समान है। तो जो भी कर्व होता है उसके नीचे के अगर जितने भी पॉइंट्स हम लें, उन सब से जितने भी एरियाज निकल के आएंगे, जितने भी आयत हम बनाते जाएंगे, उन सब का एरिया बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं आयताकार हाइपरबोला। तो यहां पर हमारे तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो हमारा आंसर जो बनता है उपरोक्त सभी। अगला, एक फर्म की औसत लागत 400 रुपए है जब 4 इकाई उत्पादन है। इट मींस आप क्वांटिटी कितनी है, 4, तो उसके ऊपर जो है एसी जो है वो है 400। उसके बाद 5 इकाई हो जाती है, 5 इकाई हो गई, तो 5 इकाई उत्पादन पर औसत लागत क्या है, 420 हो जाती है, 420 हो गई। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, सीमांत लागत निकालनी है। तो इसको हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में डाल लेते हैं। तो वो देखिए हम टेबल के हिसाब से, यहां पर 4 इकाई थी, 4 इकाई थी, तो 400 हमारी जो है औसत लागत हमें गिवन है। 5 इकाई पे जो है औसत लागत है वो 420। आपको पता है टीसी कैसे निकलता है, क्वांटिटी को एसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये टीसी निकल के आ जाएगा। सो टीसी देखिए, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1600 जो है वो कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट निकल के आया। उसके बाद फिफ्थ जो यूनिट दे रखी है हमें आउटपुट की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 420 औसत लागत से, तो ये हमारा बन गया 2100। अब हमारे को क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। तो देखिए यहां पर क्या आंसर आएगा, क्या हमारा आंसर ए ऑप्शन 20 होगा, या हमारा ऑप्शन 420 होगा, या 400 होगा, या 500 होगा। अब आप देखिए इस 2100 में से 1600 लेस कर दें तो हमारा आंसर जो है
500 है। तो इसका मतलब TCN माइनस TCN माइनस 1 हमने किया, तो ये हमारा जो पांचवी इकाई पर जो सीमांत लागत आई है वो 500 है। तो हमारा आंसर जो है वो 500 रुपए बनता है मार्जिनल कॉस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 इकाई उत्पादन पर AFC 10 है, 5 इकाई उत्पादन पर ABC 50 है, तो पांचवी इकाई पर TC क्या होगी? हमें ऑप्शन गिवन है, क्या वो 58 होगी, क्या वो 60 होगी, क्या वो 290 होगी, क्या वो 300 होगी। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम टेबल से ही करते हैं। देखिए 4 इकाई पर AFC कितना है? 10 है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको क्या निकालनी है? TC। तो TC जो है TFC प्लस TVC, इन दोनों का जोड़ होता है। सो यहां पर देखें AFC 10 है, तो TFC कितना हो गया? AFC इंटू क्यू करेंगे तो TFC हमारा 40 निकल के आता है। ठीक है, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो गया। इसके बाद पांचवी इकाई पर ABC गिवन है, और एक चीज ध्यान दें, TFC एक बार जितनी भी आ गई वो हमेशा हर यूनिट पे उतनी ही रहेगी, हर उत्पादन स्तर पर उतनी रहेगी। तो एक बार जो हमारा 40 निकल के आया, तो पांचवी इकाई पर भी जो है वो 40 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सो पांचवी इकाई पर ABC गिवन है 50। सो ABC को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा TVC आ जाता है 250। 250 आ गया। अब 250 में आप देखें कि हमें क्या था? TFC प्लस TVC। ये देखिए, तो TC निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो 250 प्लस 40 ऐड कर देंगे तो कितना बनता है? इन ऑप्शंस में देखें, क्या वो 58 है, क्या वो 60 है, क्या वो 290 है। तो देखिए 250 प्लस 40, ये 290 हमारा आंसर आता है। 300 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, तो ये 290। उम्मीद करता हूं आपको ये इस तरह के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठीक है? हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। TC इज इक्वल टू AFC इंटू क्यू प्लस में ABC इंटू क्यू। अगला है TC TFC प्लस सिग्मा MC। नेक्स्ट है TVC इज इक्वल टू ATC मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस में AFC इंटू क्यू। डी ऑप्शन TC दीर्घकाल में होती है सिग्मा MC। देखिए ए ऑप्शन को देखते हैं हम पहले, AFC इंटू क्यू। AFC इंटू क्यू करेंगे तो क्या बनेगा? TFC। प्लस का सिंबल है, प्लस कर देते हैं। ABC इंटू क्यू, ये क्या बनेगा? TVC। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत बनती है, और औसत स्थिर लागत को अगर क्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कुल स्थिर लागत बनती है। सो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ये ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, TC इज इक्वल टू TFC। ठीक है, यहां हमने स्टेटमेंट इसमें देखा था कि TFC होता है, ठीक है। सिग्मा MC, सिग्मा MC क्या होता है? TVC होता है। सो ये फिर TFC प्लस TVC बन गया, यानी सिग्मा MC करेंगे तो क्या बना? TVC। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। ए भी ठीक था, बी भी ठीक है। सी देखते हैं हम, TVC इज इक्वल टू ATC इंटू क्यू। सो ATC को अगर क्यू से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो क्या बनेगा हमारा? ATC को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी हमारी। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं AFC इंटू क्यू। AFC औसत स्थिर लागत को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उत्पादन की इकाइयों से तो वो बनेगा TFC। सो TC में से TFC लेस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? आपको पता है TC जो है ऊपर पड़ा था, TFC और TVC का जोड़ है, तो उसमें से अगर TFC लेस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? TVC। तो TVC जो है किसके इक्वल हो गया? TC माइनस TFC, ये आ गया। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, दीर्घकाल में क्या है? सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, कोई भी लागत स्थिर नहीं होती। तो सिग्मा MC जो हो गया वो क्या हो गया आपका? आपको पता है वो TVC होता है। अब इसमें दीर्घकाल में TFC है ही नहीं, सो ये कट गया। तो सिग्मा MC जो हो गया वो TC ही तो बन गया। सो TC क्या था? TFC और TVC का जोड़ था। तो दीर्घकाल में TVC ही TC है, TVC जो है वही TC है दीर्घकाल में। सो दीर्घकाल में सिग्मा MC करेंगे तो वो TC ही आएगा, ये भी करेक्ट होगा।
तो हमारा जो ऑप्शन है इनमें से कौन ठीक है? उपरोक्त सारे ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आगम कैसा होता है जब एमआर बढ़ रहा है? इट मींस टीआर बताना है कि वो किस तरीके से बदलता है। टोटल रेवेन्यू, कुल आगम कैसा होता है जब एमआर बढ़ रहा है? इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जब एमआर बढ़ता है तो टीआर में कोई बदलाव नहीं होता। अगला ऑप्शन बी, बढ़ती दर से बढ़ता है। अगला ऑप्शन सी, घटती दर से बढ़ता है। अगला ऑप्शन डी, समान दर से बढ़ता है। देखिए, जब एमआर बढ़ रहा है तो ये देखिए कैसे बढ़ेगा। तो देखिए कर्व को देखिए, पहले थोड़ा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो यहां पर जो है, सपोज करें 2, इसमें 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, तो 2 यहां पर था हमारा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो गया। सिग्मा एमआर करते जा रहे हैं, और 6 और 6 12, इस तरीके से। तो यहां पर देखें एमआर जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो 2 होगा तो हमने 2 ऐड किया है, फिर 4 है तो हमने 4 ऐड किया है, तो ये बढ़ती दर हो गई। 4 ऐड किया है, फिर 6 ऐड किया है हमने, तो ये इस तरीके से। तो देखिए पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इसे हम कहते हैं बढ़ती दर। तो जब एमआर बढ़ता है तो टीआर में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं हो रहा है यहां पे परिवर्तन, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। घटती दर से बढ़ रहा है नहीं, अगर घटती दर होती तो ये इस तरीके से डिजाइन बनता टीआर का, जबकि ये क्या है, बढ़ती दर से है, तो इस फॉर्म में है ये टीआर। ठीक है, समान दर से होता तो ये स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा होता टीआर। तो यहां पर हमारा केवल एक ही ऑप्शन बनता है, बी, बढ़ती दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगम का कौन सा रूप कीमत के समान होता है? आगम का कौन सा रूप कीमत के समान होता है? अलग अलग रूप दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है औसत आगम, जिसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। बी ऑप्शन है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। सी ऑप्शन है कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, या सारे के सारे, उपरोक्त सभी। देखिए हम टीआर कैसे निकालते हैं? टीआर निकालते हैं प्राइस गुना क्वांटिटी करके। और टीआर निकालने का क्या तरीका है? ए आर गुना क्यू करके। क्योंकि औसत आगम कैसे निकालता है? औसत आगम निकलता है टीआर बाय क्यू करके। तो क्यू वापस ए आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टीआर आ जाएगा। इट मींस आपका आंसर जो है पी इंटू क्यू करेंगे तब भी वही आएगा, और ए आर इंटू क्यू करेंगे तब भी वही आएगा। तो इट मींस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। सो क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? पी इज इक्वल टू ए आर। तो कौन सा रूप हुआ आगम का जो कीमत के बराबर है? वो हुआ औसत आगम, ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औसत आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम, जब ए आर बढ़ रहा है तो सीमांत आगम कैसा होगा? औसत आगम से कम होगा, औसत आगम से अधिक होगा, औसत आगम के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? देखते हैं ग्राफ से। ये देखिए, जब ए आर बढ़ रहा है यानी कि प्राइस बढ़ रही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ए आर ही जो होता है वो प्राइस होता है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो सीमांत आगम भी बढ़ रही है। तो इसमें देखिए, जब औसत आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम क्या है? सीमांत आगम इससे जल्दी बढ़ रहा है और इससे ऊपर होता है। देखिए औसत आगम से कम है नहीं, ये तो ऊपर है, क्योंकि काउंटिंग 0 1 2 3 ऐसे बढ़ती है, तो एमआर ऊपर है, तो ए ऑप्शन नहीं हुआ। औसत आगम से अधिक होता है, बिल्कुल औसत आगम से अधिक है, ये ऊपर है, ये अधिक है, तो ये ऑप्शन हमारा बनता है। औसत आगम के बराबर है नहीं, बराबर होता है जब ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये तब होता है जब कीमत स्थिर हो, यहां कीमत बढ़ रही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से बी है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। नेक्स्ट, 5 इकाई बिक्री पर कुल आगम 100 रुपए है। 5 इकाइयां बेची तो 100 रुपए कमाई हुई। 6 इकाई बेची तो सीमांत आगम 80 रुपए है। तो किस कीमत पर 6 इकाई की बिक्री होगी? देखिए हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में? हमें टीआर गिवन है, हमें नेक्स्ट यूनिट पे एमआर भी गिवन है, उसके बाद हमें किस कीमत पर 6 इकाई की बिक्री हुई, हमें प्राइस निकालना है। और हमारे पास ऑप्शन है, क्या वो 100 होगा, क्या वो 80 होगा, क्या वो 30 होगा, क्या वो 20 होगा।
देखिए इसको हम टेबल फॉर्म में देखते हैं। हमें स्टेटमेंट देखिए, 5 इकाई पर टीआर क्या है 100, 5 इकाई पर टीआर कितना है 100। फर्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई। 6 इकाई बिक्री पर सीमांत आगम है 80, तो 6 इकाई पर सीमांत आगम कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है, तो 2 हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। तीसरा आपसे पूछा गया किस कीमत पर 6 इकाई की बिक्री होगी, प्राइस पूछा गया है और वो भी 6 यूनिट पर। तो देखिए 6 यूनिट पर प्राइस कैसे निकलेगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि प्राइस ही जो है वो AR होता है, और AR कैसे निकलता है TR बाय Q करके निकलता है। तो हमें यहां पर TR नहीं पता, 6 यूनिट में हमारे पास TR नहीं है, तो TR कैसे बनाए। तो देखिए 5th यूनिट पे TR कितना है 100 और 6th यूनिट पे MR कितना है 80, तो 100 में आप क्या करें 80 प्लस कर देंगे, 100 में कितना कर देंगे 80 प्लस कर देंगे। तो ऐसे करते ही ये सिग्मा MR वाला फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो ये बन गया 180। तो 180 डिवाइडेड बाय 6 करें तो हमारे पास क्या आएगा 30 आंसर आता है। सो 30 जो है प्राइस निकल के आएगा। तो देखिए 100 नहीं है 80 नहीं है 30 हमारे पास गिवन है, तो ये 30 हमारा आंसर हो गया। तो 20 भी नहीं है, सो 20 भी नहीं हुआ। तो 16th का आपने आंसर देखा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। जब आपके पास MR गिवन है तो सिग्मा MR करेंगे, TR बनाएंगे और TR बाई Q करेंगे तो प्राइस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फर्म कीमत कम करके ही अधिक मात्रा को बेच पाती है, इट मींस प्राइस कम किया तो आपकी जो क्वांटिटी की सेल है वो आपने बढ़ा दी। जैसे जैसे फर्म की बिक्री बढ़ती है तो फर्म का MR क्या होगा, तो आपको MR फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर देखें क्या वो AR से अधिक होगा, क्या वो AR से कम होगा, या AR के समान होगा, या वो 0 होगा, शून्य होगा। देखते हैं इसको भी। देखिए AR जो है उसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, मांग वक्र है। तो जैसे जैसे कीमत कम करेंगे AR यानी कि प्राइस जैसे जैसे कम करते जाएंगे, जो है आउटपुट सोल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में जब प्राइस कम होता है तो MR तेज गति से गिरता है और AR से नीचे होता है। सो देखिए क्या है, ऑप्शंस देखते हैं हम। AR से अधिक है नहीं, AR से नीचे है, AR से कम है, सो बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। अगर AR के समान होता तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, जब प्राइस सेम होती है तब ये OX के पैरेलल होता है, यहां तो ये कम होता हुआ है, सो AR के समान भी नहीं होगा और शून्य तो है ही नहीं। ठीक है, तो AR से कम है, क्योंकि शून्य अगर लेंगे तो AR से कम ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है और ये नेगेटिव में, तो हम कहेंगे ये AR से नीचे ही है, कम ही है। तो एक अकेला ऑप्शन हम शून्य को यहां पर नहीं लेंगे, हम AR से कम वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पादक संतुलन में होता है जहां MR इज इक्वल टू MC हो, कीमत इज इक्वल टू MC हो, MR MC से ज्यादा हो, या MR इज इक्वल टू MC हो और MR को MC जो है MR को नीचे से काटे। देखिए कौन से वाला ज्यादा इसके अंदर बेहतरीन लग रहा है, तो हम डायग्राम ही बना के देख लेते हैं। सपोज ये AR इज इक्वल टू MR है और MC U शेप का होता है, आपको पता है। सो देखिए MR इज इक्वल टू MC, ये जो A ऑप्शन हमें गिवन है वो यहां पर भी है, A पॉइंट पे भी है और E पॉइंट पे भी है। सो यहां पर भी MR इज इक्वल टू AR है, A पर भी है और E पर भी है। कीमत इज इक्वल टू MC, वो हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत इज इक्वल टू MC, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों पर है। MR ज्यादा है MC से, MR ज्यादा है MC से, वो बीच में है, तो ये इतना सकल लाभ मिल रहा है फर्म को। MR इज इक्वल टू MC, वो यहां पर है और MR को नीचे से काट रही है MC, ये नीचे से काटेगी तो यहां पर ये इतना हमारे पास लाभ और मिल जाएंगे, तो फर्म के लिए जो है आउटपुट बढ़ाएगी। तो ये दोनों लाभ उसे मिल जाते हैं। तो लाभ अधिकतम तभी बन पाता है जब MR इज इक्वल टू MC हो और MC MR को नीचे से काटे। ये दोनों शर्तें जो हैं उत्पादक के संतुलन की हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आंसर डी है, यहां पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्या वो हानि दर्शाता है, क्या वो सामान्य लाभ दर्शाता है, या वो सी ऑप्शन असामान्य लाभ दर्शाता है, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान लगाएं, रिकॉल करें, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, समविच्छेद बिंदु। देखते हैं डायग्राम से। देखिए यहां पर टीसी है जो कि उल्टा एस है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा कर्व, और ग्रीन कलर का देखें आप वो है टी आर। ए और बी पॉइंट देखिए, ए और बी पॉइंट पे टी आर और टीसी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जो है इसी को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सो ए और बी पॉइंट सामान्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यही जो है आपका समविच्छेद बिंदु होता है। क्लियर? और बीच में इन ए और बी के अगर देखें तो यहां पर ये जो है ये असामान्य लाभ हैं, और बीच में जो है जहां पर सबसे ज्यादा लाभ दिखाई देगा ये उत्पादक का संतुलन होगा। यहां से ये एक नया क्वेश्चन और इसके अंदर जुड़ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि इसमें संतुलन कहां है। तो आप बीच में देखें तो जहां बीच में आपको नजर आएगा ये गैप टी आर और टीसी का अंतर अधिकतम है, तो नीचे देखेंगे तो आउटपुट Q1 पे उत्पादक का संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिंदु उत्पादन बंद बिंदु है। ए पॉइंट है, क्या ये उत्पादन बिंदु होगा? बी क्या ये होगा? सी क्या ये होगा? सो ऑप्शन हमारे ए बी सी, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्पादन बंद बिंदु क्या होता है? उत्पादन बंद बिंदु वो है जहां फर्म की जो है टी आर इज इक्वल टू टीवीसी हो, या फिर इस डायग्राम में देखें तो टी आर आपको गिवन नहीं है, सो ए आर इज इक्वल टू एवीसी होना चाहिए। तो फर्म का जो है वो उत्पादन बंद बिंदु है। अगर फर्म को एवीसी भी नहीं मिल रही होगी तो फर्म जो है अपना उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि स्थिर लागत की वो हानि उत्पादन बंद करने के बाद भी उठा सकती है, लेकिन फर्म चलाएगी तो उसे परिवर्तनशील लागत जरूर मिलनी चाहिए। तो जो ये एवीसी और जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यहां पर जो देखें ए आर इज इक्वल टू एवीसी है, ये जो है फर्म का अलार्मिंग पॉइंट हो गया कि फर्म अपने अंदर सुधार कर लेनी तो उसको बंद करने की नौबत आ जाएगी, तो ये उसका उत्पादन बंद बिंदु है। सो हमारे पास बी ऑप्शन जो है, जो बी पॉइंट है, ये हमारा जो है उत्पादन बंद बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिंदु उत्पादक के संतुलन को दर्शाता है। कौन सा बिंदु उत्पादक के संतुलन को दर्शाता है? पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि संतुलन वाला, वो देखिए इस ऑप्शन में से ए ऑप्शन है क्या वो ए पॉइंट है, बी ऑप्शन है क्या वो बी पॉइंट है, सी ऑप्शन क्या वो सी पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट यहां पर एम सी इज इक्वल टू एम आर है, ठीक है। बी पॉइंट यहां पर अगर आप देखें तो ये ए एफ और बी, ये फर्म का सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर आगे चलते हैं फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो यहां पे ये ग्रॉस प्रॉफिट फर्म को बी एफ और ई ये और मिल जाता है, तो सकल लाभ उसके मैक्सिमाइज हो जाते हैं, अधिकतम हो जाते हैं, तो फर्म जो है ई बिंदु के ऊपर जो है वो संतुलन में होगी, ठीक है। सो डैश बिंदु उत्पादक के संतुलन को दर्शाता है, तो ई बिंदु दर्शाता है, और ई बिंदु हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, ए बी और सी गिवन है, तो सी इसमें है ही नहीं डायग्राम में। तो देखिए हमारे पास ई ऑप्शन बनता है, तो अगर नहीं दिया गया तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है, या फिर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। तो अगर आपके पास सी ऑप्शन है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं आपके पास आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक के संतुलन बिंदु के बाद कुल लाभ डैश हैं। क्या होते हैं कुल लाभ? उत्पादक के संतुलन बिंदु के बाद कुल लाभ बढ़ते हैं, बी ऑप्शन, या ये ऑप्शन घटते हैं, या स्थिर रहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आपको पता है एम सी एम आर को नीचे से काटे, ऊपर से वाले पॉइंट को हम नहीं लेते संतुलन, ई पॉइंट हमारा संतुलन है। यहां पर आप देखें फिर कह रखा उत्पादक के संतुलन बिंदु के बाद
बात देखें तो एमसी ज्यादा हो जाएगा एमआर से, जो कि आपको दिखाता है कि ये पोर्शन इधर जो है वो लॉस है। तो आपके ये जो सकल लाभ थे ये कम हो जाएंगे, तो यहां पर आपका जो है लाभ कम हो जाता है, तो कुल लाभ घटता है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बनता है यहां पर, कुल लाभ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक का संतुलन डैश उत्पादक इकाई पर है, डैश उत्पादन इकाई पर है। तो यहां पर आपको ये एक टेबल गिवन है, एमआर गिवन है, टीसी गिवन है। तो आपको बताना है क्या 4 इकाई उत्पादन किया जाए तब संतुलन होगा, 3 इकाई उत्पादन किया जाए तब संतुलन होगा, 2 इकाई पे होगा या 1 इकाई पे होगा। तो आप देखें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये एमआर है, एमआर को आप क्या करें टीआर में कन्वर्ट कर लें। टीआर में से टीसी लेस करेंगे तो वो आपका पाई यानी कि प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, सो देखें यहां पर, तो टीआर हमने 10, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। इट मींस आपने सिग्मा एमआर करके टीआर बना लिया। टीसी गिवन था, तो टीआर में से टीसी लेस करें, 10 में से 12 लेस करें माइनस का 2 हो गया, 20 में से 16 लेस करें 4, 30 में से 20 लेस करेंगे तो 10, और 40 में से 32 लेस करेंगे तो 8 हमारा आंसर आता है। तो देखिए उत्पादक का संतुलन वहां होगा जहां लाभ अधिकतम होगा, तो लाभ अधिकतम है 10, 10, और ये 10 किस इकाई पर है, 3 इकाई पर है। तो 3 इकाई जो है उत्पादक का संतुलन, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा